नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टैक्स मंत्रा। और इस शो में हर बार की तरह हम आपको बताते हैं टैक्स से जुड़ी छोटी छोटी बारीकियां। आपकी जितनी भी उलझने हैं टैक्स से जुड़ी, वो इस शो में हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी मेल आईडी है tax.mantra@timesgroup.com। इस आईडी पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होगा और इसके जरिए व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल हमें पहुंचा सकते हैं। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं और आज हम फोकस करेंगे HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको कि हिंदू अविभाजित परिवार भी कहा जाता है। इसके बारे में तो आपने काफ़ी सुना और पढ़ा होगा, लेकिन इससे जुड़े काफ़ी सारे नियम हैं जिसमें कि हर बार बदलाव होते रहते हैं और इसकी आपको जानकारी नहीं है। इसके अलावा कई बार ये भी सुनने में आता है कि मैं तो इंडिविजुअल हूँ, मुझे HUF की जानकारी क्यों होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर आप भी चाहें, अगर आप इंडिविजुअल हैं, आपका कोई खानदानी कारोबार नहीं है, तो भी आप HUF के जरिए अपना टैक्स बचा सकते हैं। उसके तरीके क्या होंगे ये हम आपको बताएंगे। और आज का सबसे बड़ा अहम जो पॉइंट होगा, जो मुद्दा होगा, वो हमारा यही होगा कि कैसे एक बेटी का अधिकार, एक पत्नी का अधिकार HUF में क्या होता है, उसका कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, इन सब पर भी हम चर्चा करेंगे। तो परिवार है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी कि परिवार एकजुट होकर रहेंगे तो खुशी रहते हैं और बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हल हो जाती है। लेकिन ये जो लागू होता है, ये बातें ये टैक्स पर भी लागू होती हैं। तो अगर परिवार एकजुट होकर रहे तो टैक्स जैसी बड़ी समस्या भी सॉल्व हो सकती है और आप कहीं कहीं टैक्स भी बचा सकते हैं। और इस शो में आज हमारे साथ हमारी मदद करने के लिए जुड़े हैं टैक्स एक्सपर्ट CA सुनील गर्ग। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए हर बार की तरह। और आपसे काफ़ी सारे अहम पॉइंट्स और अहम चीज़ें हमें पता चलती हैं जो कि अभी तक दर्शकों को जानकारी नहीं होती। आज का भी टॉपिक ऐसा ही कुछ है, HUF। इसके बारे में मैं पढ़ रही थी तो काफ़ी कुछ जानकारी मुझे भी हाथ लगी है। तो पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि सबके दिमाग में आता है, ये HUF, ये जो नियम है, ये किस धर्म के लोगों पर लागू होता है? कौन कौन HUF बना सकता है? पहला सवाल तो यहीं से शुरुआत हम करना चाहेंगे। देखिए पूजा, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि HUF जो है वो है, उसका पूरा जो मतलब है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तीन बातें बड़ी जरूरी है इसका मतलब। पहली बात तो फैमिली होनी चाहिए। और आदमी की फैमिली कब बनती है? जब उसकी शादी होती है। हम्म। जब उसकी शादी होती है वो फैमिली बनती है। पहला स्टेप है शादी। दूसरा, अनडिवाइडेड होनी चाहिए, यानी जी। इस पर डिवीजन नहीं होना हम्म। चाहिए। और तीसरा, आप हिंदू होने चाहिए। हिंदू कोई लॉ, कोडिफाइड लॉ नहीं है, लेकिन हिंदू जो हम हम्म। आम भाषा में समझते हैं वो हिंदू है। पर हिंदू में जैन, सिख, बौद्ध और हिंदू, ये सब इंक्लूडेड होते हैं। यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या हिंदू लॉ मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, पारसी, ज्यूज पर नहीं लगेगा। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध पर लगेगा। और ओ। जो आपने शुरू में कहा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से आप टैक्स भी बचा सकते हैं। 2 लाख रुपए तक, 1,95,000 हम्म। रुपए की टैक्स की सेविंग, इनकम टैक्स सेविंग की बात कर रहा हूं मैं, वो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो सोशल सिक्योरिटी है, हम्म। जो परिवार है, वो HUF आपको देता है। इसलिए हर आदमी को ये समझना चाहिए कि HUF क्या है, कैसे बनती है और इसका टैक्स का स्ट्रक्चर क्या है और क्यों बनाना जरूरी है। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो कुछ धर्म के लिए लागू हुई है। देखिए, हिंदू जो धर्म है काफ़ी पुराना है और इस चीज़ को लॉ ने भी कहीं ना कहीं समझा है। काफ़ी सारे कानून हिंदू एक्ट के तहत बनाए भी गए हैं और इनकम टैक्स लॉ में भी ये कानून है जिसमें कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। और जो जो रिलीजन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसमें हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध, इन सभी धर्मों पर हिंदू लॉ लागू होता है। इसके अलावा मुस्लिम के और क्रिश्चियन और पारसी के अपने पर्सनल लॉज हैं, तो उनके अकॉर्डिंग वो लॉ चलते हैं। ठीक है। अब आगे हमें सुनील जी भी बताइए डिटेल में कि ये HUF जो है ये बनता कैसे है। थोड़ा और डिटेल में हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करिए। जैसे मैंने बताया कि फैमिली, देखिए फैमिली का मतलब है जब आपकी शादी होती है। जब तक आपकी शादी नहीं होती, आप अपने फादर की फैमिली का हिस्सा होते हैं, आप अपने पेरेंट्स की फैमिली का हिस्सा होते हैं।
जैसी आपकी शादी होती है, आपका पहला स्टेप है टुवर्ड्स द फैमिली। हम्म। यानी एचयूएफ जब बनेगी, आपकी अपनी एचयूएफ जब बनेगी, जब आपकी शादी हो जाएगी, हिंदू लॉ के हिसाब से तो आपकी शादी होती है, आप एचयूएफ बन जाती है। लेकिन इसमें एक फर्क है इनकम टैक्स एक्ट को लेके। इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि आपकी एचयूएफ का ओके। स्टेटस आयकर में जब आएगा, जब आपके पहले बच्चा होगा। और पूजा, एक बात को ध्यान रखना है, पहले मेल चाइल्ड का कंसेप्ट था, यानी आपके सन होगा तो एचयूएफ बनेगी। अब ऐसा नहीं है। अब बेटी या बेटा दोनों बराबर हैं, हिंदू लॉ की नजरों में भी, आयकर की नजरों में भी। जैसे ही पहला बच्चा आपके होगा, इनकम टैक्स में आपका स्टेटस एचयूएफ बन जाएगा। हाँ, शादी होते ही आपकी एचयूएफ बन जाती है। और एचयूएफ कोई कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बनती, एचयूएफ बाई बर्थ और बाई मैरिज बन जाती है। ओके, इसको थोड़ा और हम डिटेल में समझना चाहेंगे। आपने कहा कि बेटी और बेटे का जो अधिकार है वो यहाँ पर बराबर होता है। सपोज पहला जो बच्चा हुआ वो लड़की हुई, उसके बाद लड़का हो जाता है, तो कहीं कहीं ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि क्योंकि बड़ी बेटी है वो शादी करके चली जाएगी, तो यहाँ लड़के को एक मुखिया के तौर पर यहाँ पर कर दिया जाता है और एचयूएफ का जो हेड है वो उसको बना दिया जाता है। तो क्या ऐसे में लड़की का भी पूरा पूरा हक है कि वो भी यहाँ पर कर्ता बन सकती है? यानी कि हम ये भी समझ चाहेंगे कि मतलब बेटे बेटी का हक बिल्कुल बराबर है, अगर बेटी इस केस में बड़ी है तो उसको भी पूरा हक मिल सकता है शादी के बाद भी। देखिए पूजा, 9 सितंबर 2005 ये तिथि है। ये बड़ा क्रांतिकारी एक हम्म। फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, 9 सितंबर 2005। उससे पहले और उसके बाद में बहुत फर्क है। पहले बेटियां मेंबर हुआ करती थी अपने फादर की एचयूएफ की, मेंबर। यानी शादी के बाद में वो मेंबर भी नहीं रहती थी, क्योंकि अपने पति के साथ चली जाती थी। को पास्टर नहीं होती थी, यानी उत्तराधिकारी नहीं हुआ करती जी थी, वो जी। केवल मेंबर होती थी, उनको शेयर मिलता था। लेकिन 9 सितंबर 2005 को अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि बेटा बेटी सब बराबर है। एक बिटिया को, वो बेटी सारी उम्र बेटी रहेगी, उसकी शादी हो जाएगी तब भी वो अपने फादर की एचयूएफ की को पास्टर रहेगी, उसकी उत्तराधिकारी होगी। यानी अगर बेटी बड़ी है तो फादर के बाद बेटी भी कर्ता बन सकती है। पहले मेल चाइल्ड ही बना करता था, अब बेटी अगर बड़ी है तो बेटी भी करता रहेगी। और दूसरी बात, उसकी ओके। शादी हो जाने के बाद तो उसके दोनों हाथों में लड्डू आ गए। अब तो बिटिया का अधिकार बेटे से ज्यादा हो गया। कैसे हो गया? अब बिटिया शादी के पहले भी और शादी के बाद अपने फादर की एचयूएफ की उत्तराधिकारी है, और जैसे उसकी शादी होगी वो अपने पति के एचयूएफ की मेंबर बन जाएगी। यानी उत्तराधिकारी फादर के साथ रहेगी हमेशा, शादी के बाद भी रहेगी। ये बात में ध्यान से सुनने वाली बात है। उसका अधिकार कभी भी खत्म नहीं होगा, नेवर। वो अपने परिवार का डिवीजन ही मांग सकती है अपने भाई के साथ में कि मुझे बिल्कुल। पूरा हिस्सा दिया जाए। हाँ, अपने पत्नी के साथ, अपने हस्बैंड के साथ वो मेंबर बन जाती है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्लैरिटी ले लीजिए कि पिता के जो प्रॉपर्टी है या पिता का जो एचयूएफ होगा उसमें पूरा 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 हक है, उसको उत्तराधिकारी हो जाती है बेटियाँ। लेकिन पति के साथ में वो एचयूएफ की मेंबर हो जाती है, तो दोनों तरीके से उनको फ़ायदा मिल सकता है। ये शायद आपको जानकारी नहीं होगी क्योंकि 2005 के बाद ये एक बड़ा फैसला लिया गया था और उसके बाद ये हुआ कि पहले बेटी शादी के बाद अपने पिता की एचयूएफ की मेंबर नहीं रह पाती थी, लेकिन उस फैसले को यहाँ पर बदला गया। एक और सवाल यहाँ पर ये भी उठता है तो कि क्या बेटी परिवार की मुखिया भी बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है अपने परिवार की मुखिया। जैसे मैंने बताया, हम्म। बेटी एचयूएफ शुरू नहीं कर सकती, शुरू तो मेल ही करेगा। लेकिन अपने फादर की डेथ के बाद, जैसे क्योंकि एचयूएफ में करता होता है पूजा, जो जनरली सीनियर मोस्ट मेंबर होता था, पहले सीनियर हम्म। एल्डेस्ट मेंबर मेल हुआ करता था। अपनी फादर की एचयू के बाद में फादर की मान लो डेथ हो गई, अब उनके दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। तो पहले तो बेटे को ही अधिकार था, लेकिन बेटा मेजर होना चाहिए, यानी मेजर के कर्ता बनता था। अब क्या कह दिया, बेटा या बेटी बड़ा जो भी होगा वो कर्ता बनेगा। हाँ, एक बात है कि जैसे मैंने बताया कि लेडी फीमेल मेंबर एचयू अपना शुरू नहीं कर सकती, वो पहले मेंबर बनेगी या को पास्टर बनेगी। ठीक है, तो ये क्लैरिटी यहाँ पर मिल गई है। अब आपने बोला थोड़ा और यहाँ पर डिटेल में समझना चाहेंगे। आपने बताया कि शादी के बाद वो अपने पति के परिवार के एचयूएफ का भी हिस्सा बन जाती है। इसको भी थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करिए कि फिर शादी के बाद
पत्नी के क्या राइट्स होते हैं एचयूएफ में? बेटी के अधिकार तो समझ में आ गए, लेकिन शादी के बाद अगर वो दूसरे एचयूएफ की मेंबर बन जाती है तो फिर वहां पर उस लड़की के पास क्या क्या राइट्स हैं? बड़ा रेलिवेंट सवाल आपने पूछा है पूजा जी, और कारण ये है कि जो पिछले 2 साल में कोरोना के चक्कर में जो डेथ्स हुई, जो फैमिली सेटलमेंट्स हुए, और लोग जो कॉशियस हुए हैं कि हमें अपनी प्लानिंग कैसे करनी है, और जो ये झगड़े प्रॉपर्टी के ना पड़े उनको कैसे में प्लान करना है, तो मैंने बार बार एक शब्द का इस्तेमाल किया, मेंबर और उत्तराधिकारी। मेंबर और उत्तराधिकारी में फर्क ये होता है कि बिटिया अपने फादर की उत्तराधिकारी है, वो अपने फादर की प्रॉपर्टी में डिवीजन क्लेम कर सकती है कि साहब मुझे हिस्सा दिया जाए। लेकिन जब वो मेंबर होती है पति की, हस्बैंड के साथ मेंबर बनती है, तो वो खाली मेंबर है, वो उत्तराधिकारी नहीं है उनकी। वो शेयर नहीं मांग सकती अपना, वो डिवीजन क्लेम नहीं कर सकती। हाँ, अगर पति की एचयूएफ डिवाइड होगी तो उनको पत्नी के रूप में जो शेयर मिलना है वो मिलेगा, लेकिन वो अपना डिवीजन क्लेम नहीं कर सकती क्योंकि वो उत्तराधिकारी नहीं है, अच्छा, खाली मेंबर है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, पत्नी मेंबर तो है, लेकिन समान उत्तराधिकारी नहीं होती, क्योंकि पत्नी अपने फादर की एचयूएफ में भी, और वाजिब भी है क्योंकि वो एचयूएफ में ऑलरेडी वो सारे फायदे उठा रही है, वो सारे राइट्स उसको मिल रहे हैं उत्तराधिकारी के, तो ऑब्वियसली दो दो जगह पे तो वो ये फायदा नहीं उठा सकती। हालांकि पति के परिवार की संपत्ति पर पत्नी को भी बराबर का अधिकार होता है, और उनके बच्चे भी जो हैं उनको भी यहाँ पर फिर बराबर का ही अधिकार होगा। एक और चीज़ यहाँ पर समझना चाहेंगे सुनील जी कि आपने बताया कि जैसे ही एक शादी होती है, परिवार बढ़ता है, तो वो एचयूएफ में आ जाता है। इसको थोड़ा प्रॉपर्टी के संदर्भ में भी हमें समझाने की कोशिश करिए कि एचयूएफ में जो प्रॉपर्टी मिलती है वो कैसे होती है, कैसे डिफाइन करें उसको? देखिए, जैसे मैंने बताया, आपकी शादी हुई, हिंदू लॉ में आपकी एचयूएफ बन गई, वो तो आपका अलग स्टेटस है। अब आपको आयकर में अपनी एचयूएफ ओके। बनानी है। आयकर में कैसे बनाए आप? तो आयकर में जैसे ही आपको बच्चा होगा, बेटा हो बेटी हो, आपकी एचयूएफ बन जाती है। अब आपको प्रॉपर्टी कहां से आएगी उसमें? तो या तो प्रॉपर्टी आपके फादर विल के जरिए दें, जहां पे आपको प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में आती है, वसीयत में आती है, या आपके पेरेंट्स या कोई आपका रिलेटिव उसमें गिफ्ट कर दे, उस प्रॉपर्टी को पैसा दे दे, प्रॉपर्टी दे दे, तो वो प्रॉपर्टी एचयूएफ का कॉर्पस बन जाती है। अब जैसे आप एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, एक बच्चा है, तो जो हस्बैंड होंगे, जो फादर होंगे, वो उसके कर्ता बन जाएंगे। तो अब जो फादर है वो अपनी आयकर की रिटर्न दो कैपेसिटी भरेगा, अपनी इनकम अलग इंडिविजुअल कैपेसिटी में, एचयूएफ की रिटर्न अलग एचयूएफ की कैपेसिटी में। अच्छा। आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां से इनकम आएगी, आपको प्रॉपर्टी आप उसमें चला सकते हैं, और एचयूएफ बिजनेस भी चला सकती है। आपने पुराने शहरों में दुकान देखी होंगी, रामलाल एंड सन्स, ऐसे मोहनलाल एंड सन्स, तो आप बिजनेस भी चला सकते हैं एचयूएफ में, बिजनेस कर सकता है, बिल्कुल। करता करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको आयकर का अलग स्लैब मिलेगा, अलग स्टेटस मिलेगा, अलग पैन नंबर मिलेगा, और जितनी प्रॉपर्टी वसीयत में आपके पास आई है वो सारी एचयूएफ की प्रॉपर्टी बन जाएगी। ओके, एक और चीज़ समझना चाहेंगे, कर्ता की जो बात हो रही है, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि एचयूएफ में कर्ता कौन बन सकता है? आपने बताया कि बेटी भी हो सकती है, बेटा भी बन सकता है, यहाँ पर महिला भी क्या कर्ता बन सकती है यदि वो अपने भाई से उम्र में बड़ी हो, और अगर छोटी भी हो तो भी क्या वो कर्ता का रोल निभा सकती है? इस पे थोड़ा हम आपसे समझना चाहेंगे। जैसे मैंने बताया कि एचयूएफ में जो पहला स्टार्टिंग पॉइंट है वो मेल मेंबर से शुरू होता है। उसके बाद जब फादर की डेथ हो जाती है तो एल्डेस्ट चाइल्ड को ही कर्ता बनाया जाता है। अब पहले तो खाली मेल था, अब एल्डेस्ट चाइल्ड, बेटा हो बेटी। अब मान लीजिए आपके छोटी बेटी भी है, एक भाई है, दो बहनें हैं। अगर दोनों बड़े भाई बहन ये डिसाइड कर लें कि हमको छोटी को बनाना है, तो छोटी बहन को या भाई को भी कर्ता बनाया जा सकता है, लेकिन वो मेजर होना चाहिए, ओके। माइनर नहीं होना चाहिए। एक माइनर 18 साल से कम करता नहीं बन सकता। अब कई बार ऐसी सिचुएशन आती है पूजा, मान लीजिए भगवान ना करे किसी हस्बैंड की डेथ हो गई, उसकी विडो है और दो बच्चे हैं, दोनों माइनर हैं। अब सवाल उठा कि क्या वाइफ कर्ता बन सकती है? क्या वाइफ कर्ता बन सकती है? जैसे हमने बताया था कि वाइफ को पास्टर नहीं है, वो केवल एक मेंबर है, तो वो कर्ता भी नहीं बन सकती। उस केस में क्या होता है कि जब विडो जो माँ है, मदर है, उसके बच्चे माइनर है, वो खाली मैनेजर बनती है। वो मैनेज करेगी जब तक बड़ा बच्चा 18 साल का ना हो जाए। जैसे ही बच्चा 18 साल का होगा, वहां पर वो कर्ता बन जाएगा, और जो मदर है बाकी मेंबर रह जाएगी।
ओके, ठीक है। ये काफ़ी एक बड़ा क्लैरिफ़िकेशन आपने दिया, जिसका कि जो अंदाज़ा था, इसकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी लोगों को नहीं होती है। तो इसके थ्रू हमें देखिए पता चली है। अब थोड़ा टैक्स स्ट्रक्चर भी अब इसकी समझने की कोशिश करते हैं। आपने बताया कि एचयूएफ के अंतर्गत भी जैसे कोई इंसान है, वो इंडिविजुअल के तहत भी उसको पर्सनल इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा और एचयूएफ के अंतर्गत भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो किस तरह की टैक्स लायबिलिटी उसके ऊपर बनेगी, किस रेट पर उसको टैक्स देना पड़ेगा, क्या उसका अलग से पैन कार्ड भी बनता है क्या, ये सब तमाम चीज़ें भी हम थोड़ा उसकी जानकारी लेना चाहेंगे आपसे। देखिए पूजा, जैसे मैंने बताया, हिंदू लॉ में एक कंसेप्ट है एचयूएफ का। तो इसका मतलब एक इंसान जो हिंदू है, हिंदू में जैन, सिख और बौद्ध मैंने बताया था, वो अपनी प्रॉपर्टी को दो हिस्सों में रखता है, अपनी खुद की प्रॉपर्टी और अपनी एचयूएफ की प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब एक एचयूएफ अलग स्टेटस है। जैसे हमने डिस्कस किया कि जैसे उसके बच्चा होगा, वो एक डीड बनाएगा, बैंक में अकाउंट खोलेंगे और उसका पैन नंबर आप ले लीजिए, अलग पैन नंबर है। आपका जो एचयूएफ की प्रॉपर्टी है उसको आपने मान लीजिए बैंक में जमा करवा दिया, उसकी आपको एफडीआर की इनकम आ गई, आपने शेयर्स में लगाया, आपको कैपिटल गेन आ गया, आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली, आपको रेंटल इनकम आ रही है। और आप बिजनेस भी चला सकते हैं, आपने कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म चलाई, आप उसमें भी बिजनेस भी कर सकते हैं, करता उसका बिजनेस करेगा, तो उसका स्लैब अलग होगा, उसका टैक्स अलग होगा। और अच्छी बात यह है, जो इंडिविजुअल का स्लैब है, यानी 2.5 लाख तक कोई ओके। टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%। जो इंडिविजुअल का स्लैब है वही एचयूएफ का स्लैब होगा। इसका मतलब अगर आपकी ज्यादा इनकम है, 20 लाख की इनकम है मान लीजिए, तो आप अगर एक ही हाथ में टैक्सेबल होती और उसको दो हिस्सों में बांट देते एचयूएफ में, तो 1,95,000 रुपए का टैक्स का फायदा ये एचयूएफ को मिल जाता है। तो इसलिए अगर आपका वसीयत वाली प्रॉपर्टी है, जॉइंट प्रॉपर्टी है, ओके। तो आप ये टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं और ये बिल्कुल जायज है, कानून सम्मत है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। ओके, तो चलिए इस तरीके से फिर तो आप काफ़ी टैक्स भी बचा सकते हैं। अगर इस तरह की क्लबिंग होती है तो काफ़ी टैक्स भी आप इस पर इसके थ्रू बचा सकते हैं। तो देखिए, पहला तो ये है, एक बहुत बड़ा जो गलतफहमी है लोगों को, वो तो यही है कि सिर्फ व्यापार वाले जो हैं, जो शुरू से फैमिली कारोबार चला रहे हैं, सिर्फ वो एचयूएफ होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी फैमिली है, आप अपना इंडिविजुअल टैक्स भरिए, लेकिन उसके साथ ही साथ आप एचयूएफ के ज़रिए भी, जैसा कि सुनील जी बता रहे थे, उसके ज़रिए भी आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं। एक चीज़ समझना चाहेंगे, ये एचयूएफ में गिफ्ट लेने देने के क्या नियम है? देखिए पूजा, मैं टैक्स में एक बात और बताता हूं, जो मुझे भी मैसेज आ रहे हैं। एचयूएफ अपने हम्म। मेंबर्स की पॉलिसी भी ले सकता है, एलआईसी ओके। पॉलिसी भी ले सकता है, तो एटीसी की छूट भी क्लेम कर सकता है 1.5 लाख रुपए की। अच्छा। एचयूएफ अपने मेंबर्स का मेडिक्लेम भी ले सकता अच्छा। है, 25,000 की छूट वो भी क्लेम कर सकता है एचयूएफ। तो जो इंडिविजुअल को छूटें मिलती हैं वही छूटें आपको मिलती हैं। और करता, अगर मान लीजिए जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी है, तो उसमें से अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए पैसे भी खर्च कर सकता है। कर्ता को सारे अधिकार होते हैं। अब जो आपने पूछा कि गिफ्ट लेने देने का क्या होगा, देखिए हमारे हम्म। यहाँ पर एचयूएफ से गिफ्ट दिए जा सकते हैं। हम्म। आपकी परिवार में किसी बच्चे की शादी, आप गिफ्ट दे दीजिए, उसको विदेश में पढ़ने भेजना, आप खर्चा कर दीजिए। लेकिन आपको ऐसी कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट नहीं करनी है कि वो डिवीजन माना जाए, उसका डिवीजन नहीं होना चाहिए एचयूएफ की प्रॉपर्टी का। अगर आपने डिवीजन कर दिया ओके। तो आपको टैक्स लग जाएगा, अदरवाइज गिफ्ट देने में दिक्कत नहीं है। लेकिन एक समस्या क्या है, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट करते हैं, जैसे आपने पता होगा, हस्बैंड अगर वाइफ को गिफ्ट करे तो गिफ्ट पे टैक्स तो नहीं है, लेकिन वाइफ से जो इनकम होगी उस गिफ्टेड अमाउंट से, उसको क्लब कर देते हैं धारा 64 में। ऐसी एचयूएफ में है कि अगर कोई मेंबर गिफ्ट करेगा अपनी प्रॉपर्टी एचयूएफ को, लोग टैक्स बचाने के लिए भी कर सकते हैं ना। मान लीजिए मेरे पास 1 करोड़ की बैंक में फिक्स डिपॉजिट है, अब मैं अगर टैक्स दूंगा तो मुझे 30% टैक्स लग रहा था, मैंने वो 1 करोड़ रुपए एचएफ को गिफ्ट कर दिया, अब वो एचएफ की इनकम हो गई, तो मैंने टैक्स बचा लिया। तो सरकार ने उस लूप हम्म। होल को प्लग करने के लिए कि लोग ऐसा ना करें, ये कह दिया कि अगर मेंबर गिफ्ट करेगा तो गिफ्ट पे कोई टैक्स नहीं है, लेकिन उससे होने वाली इनकम को हम क्लब कर देंगे। तो क्या करना चाहिए, आप एचयूएफ में प्रॉपर्टी वसीयत से ही हम्म। लाए, या उस प्रॉपर्टी को बेच के जो पैसा आया उसी को ही आप रोटेट कीजिए, उसमें ओके। व्यापार कीजिए, उसमें इनकम कमाइए, उसका कॉर्पस बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी प्रॉपर्टी को एचयूएफ में मत डालिए। मेंबर अपने फादर से, मदर से, फोर फादर से और 4 पीढ़ी तक की हम्म। प्रॉपर्टी आप ला सकते हैं।
4 जनरेशन तक की प्रॉपर्टी एचयूएफ पे ला सकते हैं आप। ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर, सन, यानी 4 जनरेशन तक एचयूएफ चलेगी ही चलेगी। नाइस। तो इसके ज़रिए तो फिर काफ़ी फ़ायदा हो सकता है अगर ये चीज़ हम इनकम टैक्स फाइल करते वक्त इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो। अच्छा, एक चीज़ और दिमाग में आई। अब सपोज़ एक परिवार में उनके 4 बेटे हैं, उनका एचयूएफ है। अब चारों बेटों की भी शादी हो गई है, तो ऐसे में क्या एचयूएफ का डिवीजन हो सकता है? यानी कि वो पहला जो एक एचयूएफ बना हुआ था, अब जो दूसरे बेटे हैं उनकी भी शादी हो रही है, तो क्या वो अपना खुद का अलग से एचयूएफ बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है पूजा। पहले लोग ये करते थे कि बड़ी एचयूएफ से छोटी एचयूएफ, यानी फादर के 4 बेटे हैं, हम्म। चारों की शादी हो गई, फादर ने अपनी एचयूएफ चालू रखी और 4 हम्म। बेटों की एचयूएफ बना दी। 31 दिसंबर 1978 के बाद सरकार ने हम्म। इसको बंद कर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप फादर की एचयूएफ चालू रखिए, ओके। वो 4 पीढ़ियों तक चलेगी और जैसे ही 5वीं पीढ़ी आएगी, पहली पीढ़ी आउट हो जाएगी। लेकिन अगर बच्चों की शादी हो गई, वो अपनी अलग एचयूएफ बना सकते हैं, लेकिन फादर की एचयूएफ से ना बना के अपनी सेपरेट एचयूएफ क्रिएट कीजिए, हम्म। अपना सेपरेट कॉर्पस क्रिएट कीजिए। आप अलग अलग एक ही समय में एक इंसान 4 एचयूएफ का मेंबर हो सकता है। अपनी ग्रेट ग्रैंडफादर की एचयूएफ का, अपने ग्रैंडफादर की एचयूएफ का, अपने फादर की एचयूएफ का और अपनी एचयूएफ का। आप 4 एचयूएफ के मेंबर हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। लेकिन आप अपने फादर की एचएफ को तोड़कर एचएफ ना बनाइए, हम्म। वो अब कानून सम्मत नहीं रहा, आयकर उसको नहीं मानता। ओके, ठीक है। तो ये एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको हमने बताई। अच्छा, एक और सवाल है, यदि परिवार का जो कर्ता है वो विदेश में रहता है, तो क्या जॉइंट हिंदू फैमिली, मान लीजिए वो भारत में रहती है, तो वहाँ पर किस तरह से टैक्स लाइबिलिटी बनती है? टैक्स के नियम क्या करते हैं अगर जो करता है वो बाहर रह रहा है तो? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, और आजकल क्योंकि बड़े बेटे ज्यादातर विदेश में नौकरी कर रहे हैं और वो बाहर चले गए हैं, तो ये सवाल पूछा जाता है हम्म। कि मान लीजिए कोई बेटा है, वो बाहर चला गया, वो करता है, तो क्या वो हम नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे? क्योंकि हमारे देश में जो आयकर है पूजा, रेजिडेंट के लिए अलग है और नॉन रेजिडेंट के लिए अलग है। तो लोग ज्यादा ज्यादा नॉन रेजिडेंट बनना चाहते हैं, क्योंकि नॉन रेजिडेंट जब बन जाते हैं तो आपको विदेश से होने वाली आय पे हम्म। टैक्स हिंदुस्तान में नहीं देना। लेकिन अगर आप रेजिडेंट हैं, तो आपको ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना होता है। आपकी जो भी इनकम पूरे विश्व में कहीं भी है और आप रेजिडेंट हैं, तो आपको ग्लोबल इनकम पर टैक्स भारत में ही देना होगा। इसलिए लोग नॉन रेजिडेंट बनना चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि हम्म। अगर एचयूएफ में कर्ता विदेश में रहता है, तो वो नॉन रेजिडेंट है, तो क्या पूरी एचयूएफ नॉन रेजिडेंट रहेगी? उसमें ये बात देखनी पड़ेगी कि फैमिली के डिसीजन कौन ले रहा है। मान लीजिए हम्म। कर्ता अगर बाहर है और वो डिसीजन ले रहा है, तो नॉन रेजिडेंट। ओके। अगर कर्ता डिसीजन नहीं ले रहा, फैमिली यहाँ पे बाकी मेंबर डिसीजन ले रहे हैं, तो रेजिडेंट। ये लोग बहुत गलतियां करते हैं, बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। ऑफ शोर ट्रस्ट बना लेते हैं, आपने सुना होगा विदेश में ट्रस्ट बना हम्म। लिया, ट्रस्ट से बेनिफिशियरी बना दिए। आपने जो ये लग्जमबर्ग है, बारामूडा है और साइप्रस है, पनामा पनामा पेपर्स जो लीक हुए थे, आपको पता हम्म। होगा, वहां पर ऑफशोर ट्रस्ट बनाया करते थे लोग। तो ये गलत फहमी दिमाग से राइट, निकाल राइट। दीजिए कि अगर आपके फैमिली यहाँ पर है और डिसीजन यहाँ की फैमिली ले रही है, तो आप रेजिडेंट ही कहलाए जाएंगे। अगर आप रेजिडेंट हैं, तो सारी दुनिया में होने वाली आय पर हिंदुस्तान में कर देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, जाने अनजाने आपने पूजा एक विषय और छेड़ दिया है, जो आजकल कम से कम 10,000 नोटिस सरकार ने दे रखे हैं। देखिए, हमारे एक नियम है, अगर आप रेजिडेंट हैं हम्म। और आपकी कोई भी विदेश में खाता है, कोई भी ट्रस्ट है, कहीं आप बेनिफिशियरी हैं, किसी एचयूएफ के मेंबर हैं, तो आपको वो डिटेल अपनी आयकर की रिटर्न में देनी होती है। लोगों ने नहीं दी, लोगों ने नहीं दी, सरकार ने उनको पकड़ा है और अब सबको हम्म। नोटिस जा रहे हैं। तो जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, अगर आप विदेश में कोई भी खाता रखते हैं, कोई असेट रखते हैं, कोई शेयर्स रखते हैं, किसी तरह से किसी ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हैं, तो अपनी डिटेल जरूर भर दीजिए। बिल्कुल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात आपने कही। और देखिए, इस तरह का आसपास का केस हम देख भी रहे हैं। तो करता है, अगर वो विदेश में भी रह रहे हैं और बाकी सारे सदस्य भारत में हैं, तो भारत में ही टैक्स देना पड़ेगा, ये नियम है। तो इस नियम को ज़रूर आप ध्यान में रखिए। चलिए सुनील जी, डिस्कशन काफ़ी अच्छा रहा
और काफ़ी सारी अहम बातें भी हमें इस शो के दौरान पता चली HUF के बारे में, और क्या गलतियां लोग कर लेते हैं जिन्हें अवॉइड करना चाहिए उसके बारे में भी हमें काफ़ी कुछ अहम इंफॉर्मेशन लगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस टॉपिक पर हमारे दर्शकों को आसान भाषा में डिटेल में समझाने के लिए। तो चलिए अब वक्त है गुरु मंत्र जानने का। इस शो के जरिए हमें जो समझ में आया वो ये कि HUF के सभी मेंबर समान होते हैं, मेजर हो या माइनर, लड़का हो या लड़की, लेकिन जो कर्ता होता है वो मेजर ही होना चाहिए, माइनर नहीं। इसके अलावा HUF में आमतौर पर ऐसी संपत्तियां होती हैं जो उपहार के रूप में आती हैं, एक वसीयत या पैतृक संपत्ति या संयुक्त परिवार की संपत्ति की बिक्री से प्राप्त संपत्ति। तो वो HUF के सदस्यों द्वारा साझा पूल में योगदान की गई संपत्ति, इस तरह की संपत्तियां आती हैं। यदि आप और आपके पति या पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ एक HUF बनाने का निर्णय लेते हैं तो आप सभी 4 और साथ ही HUF धारा 80C के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं। इस तरह के टैक्स नियम भी यहाँ पर निकल कर आए। तो इन गुरु मंत्र के साथ, इस नोट के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।